रात के 11:30 बज रहे थे। आसमान में बादलों की ऐसी काली परत जमी थी कि चांद की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए तड़प रही थी। धूल भरी उस सुनसान पगडंडी पर आर्यन की पुरानी साइकिल के टायरों की घिसाई और चेन की आवाज उस सन्नाटे को किसी धारदार चाकू की तरह काट रही थी। आर्यन के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जबकि हवा में एक अजीब सी बर्फानी ठंडक थी। उसे हर हाल में आज रात कालपुर गांव पहुंचना था। शहर से आया वो एक छोटा सा पैगाम उसकी पूरी दुनिया हिला चुका था। उसके दादाजी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। समस्या यह थी कि आर्यन ने बचपन के बाद कभी इस रास्ते पर कदम नहीं रखा था। उसे बस इतना धुंधला सा याद था कि मुख्य सड़क से उतरकर घने जंगलों के बीच से एक रास्ता कालपुर की ओर जाता है। जैसे जैसे वह पैडल मार रहा था, जंगल की झाड़ियां और ऊंचे काले पेड़ किसी राक्षसी साए की तरह उसकी ओर झुकते महसूस हो रहे थे। डर को काबू में करने के लिए आर्यन खुद से ही बुदबुदाने लगा। कहाँ फंस गया यार। कम से कम उस स्टेशन वाले चाय वाले की बात मान लेनी चाहिए थी। उसने कहा था कि रात में इस रास्ते पर अकेले मत निकलना, पर मुझे तो अपनी बहादुरी दिखानी थी। अब न कोई इंसान दिख रहा है, न कोई रोशनी। अचानक रास्ते के किनारे एक विशाल और खंडहरनुमा इमारत दिखाई दी। जैसे ही आर्यन की साइकिल की हेडलाइट की मध्यम रोशनी उस पर पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई साधारण घर नहीं था। वह एक पुराना शवगृह था जो दशकों पहले बंद हो चुका था। उसकी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और अंदर से ऐसी गंध आ रही थी जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। आर्यन ने नजरें झुकाईं और पूरी ताकत से साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस इमारत की अंधेरी खिड़कियों से कोई उसे एकटक देख रहा है। तकरीबन 2 मील और चलने के बाद आर्यन को पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वहां छत से एक मध्यम पीला बल्ब लटक रहा था जो हवा में झूलते हुए डरावनी परछाइयां बना रहा था। वहां काउंटर पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसकी त्वचा सूखी हुई लकड़ी जैसी थी और उसकी आंखें मोतियाबिंद के कारण दूधिया सफेद लग रही थीं। नमस्ते बाबा, मेरा नाम आर्यन है। मुझे कालपुर गांव जाना है, पर लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं। क्या आप बता सकते हैं कि सही रास्ता कौन सा है? बेटा, तुम तो मौत की आहट को पार कर आए हो। तुम तो इस रास्ते पर 2 मील आगे निकल आए हो। कालपुर का रास्ता तो पीछे ही छूट गया। क्या? पर बाबा, पीछे तो सिर्फ वो खंडहर, वो शवगृह था। हाँ बेटा, वही कालपुर जाने वाली पगडंडी उसी शवगृह की पिछली दीवार से सट कर निकलती है। वह रास्ता जंगल के उस हिस्से से गुजरता है जहां परिंदा भी पर नहीं मारता। और तुम बहुत गलत वक्त पर यहां आए हो। आज की रात भारी है। क्या कोई और रास्ता नहीं है बाबा? वो जगह देखने में ही बहुत मनहूस लग रही थी। रास्ते और भी हैं मुसाफिर, पर वे मंजिल तक नहीं ले जाते। कालपुर पहुंचने का वही एक द्वार है। वैसे भी डर तो जिंदा लोगों से लगता है। वह तो बस एक खाली इमारत है, और वह सन्नाटा जो कभी कभी बातें करता है। याद रखना बेटा, उस मुर्दा घर के पीछे वाली गली में रुकना मत। चाहे कोई भी पुकारे, चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे,
बस पैडल मारते रहना। जी शुक्रिया बाबा, मैं संभल कर जाऊंगा। बूढ़े की बातें सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि कालपुर का रास्ता तो पीछे ही छूट गया है और वो रास्ता उसी मनहूस मुर्दा घर के पीछे से होकर निकलता है। ढाबे वाले की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। याद रखना बेटा, उस मुर्दा घर के पीछे वाली गली में रुकना मत। चाहे कोई भी पुकारे, चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे, बस पैडल मारते रहना। आर्यन वापस उसी रास्ते पर मुड़ गया। हवा की सरसराहट अब किसी की फुसफुसाहट जैसी लगने लगी थी। जब वह दोबारा उस शवगृह के पास पहुंचा तो वहां एक और शख्स मिला। चौकीदार तीनों, उसकी आंखें और उसकी हंसी दोनों ही आर्यन की रूह कांपा देने वाली थी। तीनों ने डरावनी आवाज में कहा, कहाँ चले मुसाफिर इस वक्त इस रास्ते पर? मुझे कालपुर जाना है। ढाबे वाले बाबा ने यही रास्ता बताया है। उस ढाबे वाले ने सही कहा, पर याद रखना, आज इस मुर्दा घर की दीवारें बहुत बेचैन हैं। अंदर जो बरसों से शांत हैं, उन्हें आज किसी की पदचाप सुनाई दे रही है। इस रास्ते से गुजरते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। खिड़कियां खुली हैं और अंदर का सन्नाटा तुझे पुकारेगा। बस भागते रहना। आर्यन ने बिना पीछे मुड़े साइकिल दौड़ाई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। आर्यन, आर्यन, यहां आओ। वह आवाज उसके दिवंगत पिता की तरह थी। उसके मन ने कहा कि रुक जाए, पर दिमाग में ढाबे वाले की चेतावनी गूंज उठी। उसने आंखें बंद की और पागलों की तरह पैडल मारता रहा। शवगृह का साया पीछे छूटा तो जंगल के बीच उसे एक हमसफर मिला। सफेद कुर्ता धोती पहने बैजनाथ काका। राम राम काका, आप इतनी रात को यहाँ अकेले? राम राम बेटा, मेरा नाम बैजनाथ है। मैं पास के गांव शिवपुर का रहने वाला हूँ। शहर गया था वैद्य जी से दवाइयां लेने। लौटते वक्त बस खराब हो गई तो पैदल ही निकल पड़ा। डरो मत बेटा, साथ चलते हैं। मेरा नाम आर्यन है। काका, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? हाँ बेटा, यही रास्ता है। डरो मत, मैं भी उसी दिशा में जा रहा हूँ। तुम अपनी साइकिल धीमी रखो, हम बातें करते हुए चलते हैं। उनकी आवाज सौम्य थी, उनकी बातें मीठी थीं। आर्यन को लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। आर्यन की साइकिल के टायरों की आवाज तो आ रही थी, पर बैजनाथ काका के पैरों की कोई आहट नहीं थी। धूल भरी सड़क पर उनके पैरों के निशान तक नहीं बन रहे थे। यहां तक कि उनकी कोई परछाई भी नहीं थी। आर्यन की जुबान सूख गई। जी बेटा, अब हम उस बड़े बरगद के पेड़ डाह के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से दाहिने मुद्दे जाओगे तो कालपुर की लाइटें दिखने लगेंगी। मेरा घर यहीं बाएं हाथ की पगडंडी पर है। अब तुम सुरक्षित हो। जी काका, शुक्रिया। मैं चलता हूँ। जैसे ही कालपुर की लाइटें पास दिखीं, बैजनाथ काका पलक झपकते ही हवा में ओझल हो गए। जब आर्यन ने गांव पहुंचकर लोगों को यह बात बताई तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ बेटा? किसी जंगली जानवर ने पीछा किया क्या? लो, पहले ये पानी पियो। नहीं, वो मुझे रास्ते में एक बैजनाथ काका मिले थे। उन्होंने मुझे रास्ता बताया और फिर अचानक गायब हो गए।
वे बहुत अजीब थे, उनकी परछाई भी नहीं थी। बैजनाथ, सफेद कुर्ता और हाथ में लाठी? बेटा तुम बहुत खुशनसीब हो। बैजनाथ तो इस इलाके के सबसे मशहूर वैद्य थे। करीब 15 साल पहले इसी तारीख को उनकी हत्या कर दी गई थी। तब से हर साल इसी रात को वे इसी रास्ते पर भटकते हुए मुसाफिरों को मिलते हैं। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वे बस ये सुनिश्चित करते हैं कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो।